हमारे देश में ये जो चर्चा होती है ना, मैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए कर, मैं आपको बताता हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एमबीए क्या होता है। हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी है ना, ये बीकॉम में फेल हो गया। मैं आपको असलियत बता रहा हूं, इसमें हंसना नहीं, आप देश की दुर्भाग्य की दशा पे आप आंसू रोना खून के। ये बीकॉम में फेल हो गया, इसकी बहन भी फेल हो गई, प्रियंका, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फेल हो गए। अब इनका बाप परेशान कि फेल हो गए। अब मीडिया में ये बात चल ही गई तो तकलीफ हो गई, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि हमने उनको विदेश में एडमिशन कराना है। तो हार्वर्ड में चला गया, एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड से करके आ गया। यहां फेल हो गया, हार्वर्ड से पास होके आ गया। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो मेरिट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। मेरिट पर कहीं भी कोई बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है मेलबॉर्न का, केनबरा का। आप हिंदुस्तान में बीकॉम फेल हैं, बीए फेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, एडमिशन ले लीजिए, वहां से एमबीए करके चले आइए। और इससे भी ज्यादा अद्भुत व्यवस्था है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सोवियत संघ। आप अगर 9वीं कक्षा फेल हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 9वीं कक्षा में अगर आप भारत में फेल हो गए हैं, आप सोवियत संघ चले जाइए, एमबीबीएस, एमडी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके आ जाइए। और इस देश में मैं आपको एक नहीं, ऐसे दसियों हजार विद्यार्थी खड़े करके गिना सकता हूं जो 9वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार फेल हैं, रूस गए, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस, एमडी करके आए हैं। बस मुश्किल यही है कि वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये पेट की जगह क्या क्या काटेंगे मालूम नहीं है, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इम्तिहान फिर से पास करिए, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, कोई पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, डिग्री लटका के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस, एमडी, एमबीबीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री लटकी हुई है। और जिन मां बाप ने उनको भेज दिया है, उन मां बाप से मैं पूछता हूं कि इनका क्या मतलब है एमबीबीएस, एमडी। उनका, राजू भाई, शादी में दहेज मिल जाता है, इतना तो फायदा है। भले ये प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसका जब ब्याह करेंगे तो 5 लाख 7 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि एमडी है, एमटेक है तो 3-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का काम ऐसे होता है जैसे चावल खरीदने बेचने का काम साधारण रूप से होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में आप यहां बैठे बैठे डिग्री ले लें, ऐसी व्यवस्था अब इस देश में अगले साल से शुरू होने जा रही है, ड्यू टू दिस WTO एग्रीमेंट। परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम जो होने वाले हैं वो ये कि हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो हर साल फेल होता है, ठीक है, उनके लिए रास्ते खुल गए। फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ब्रांच है, विदेशी विश्वविद्यालय की है, वहां की डिग्री तो हिंदुस्तान से बड़ी है। रायपुर विश्वविद्यालय से फेल हो गए तो हार्वर्ड बैठा है, हार्वर्ड से फेल हो गए ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए MIT बैठा है। कहीं से भी डिग्री ले लो, पैसा जमा करो। अच्छा, इन सभी स्कूल्स में, जो हार्वर्ड हो या MIT हो, परीक्षा की पद्धति भारत से बिल्कुल अलग है। वो परीक्षा की पद्धति बिल्कुल भारत से अलग है। वहां कभी भी इस तरह का नहीं होता 33% पे पास होना, 60% पे फर्स्ट क्लास होना, 75% पे पोजीशन होल्डर होना, या जो भी कहना, वो ऐसा नहीं होता है। वहां ग्रेडेशन सिस्टम है, तो वहां कोई फेल नहीं होता है, लिटरली कोई फेल नहीं होता है। और यहां फेल और पास होता है। तो यहां जो भी फेल होते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए। और अगर उनके मां बाप के पास थोड़ा डॉलर है खर्च करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो होने वाला क्या है कि अब डॉलर का खर्च विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री खरीदने के लिए इस देश में चालू होगा। और 2-3 साल के बाद आपको इतने डिग्री होल्डर मिलेंगे कि आपको अपने ऊपर शर्म आना शुरू हो जाए।
शर्म कैसे आएगी? मैं जानता हूं फेलियर है, लेकिन वो डिग्री लेके घूम रहा है, एमबीबीएस एमडी, क्या करेंगे आप उसका? ज्ञान मिले या ना मिले, डिग्री आराम से मिल जाएगी। और इन यूनिवर्सिटीज का क्या लेना देना है? वो ये चाहते हैं कि यहां से जितना डॉलर कमा के ले जा सको ले जाओ। और ऐसी सॉफ्टवेयर में होने वाला है, ऐसी तमाम दूसरे शिक्षण सत्र में अगले साल से धुआंधार। भारत सरकार के आजकल एक मंत्री महोदय हैं, उनका नाम है अर्जुन सिंह, वो मानव संसाधन मंत्रालय, और आजकल शिक्षा उसी के अधीन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब। बेंगलोर में उन्होंने अभी एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का। विदेशी विश्वविद्यालयों को परमिशन देना है ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन उनको कंडीशन क्या लगाएं, तो उस पर 3 दिन का वर्कशॉप किया। मुझे भी इन्विटेशन था, आप भी आइए, हमको सुझाव दीजिए। मैं गया था उसमें, तो मैंने पहले ही दिन वर्कशॉप में कहा कि आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते कुछ, WTO साफ कहता है। तो उनका हमें मालूम है, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए कैसे बचें या कैसे बचाएं। मैंने कहा आप WTO एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, आप तो ये बताइए कि WTO के रहते हुए हम हिंदुस्तान में क्या उपाय करें ताकि ये विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रभाव से हमको हमारे देश को हम बचा सकें। मैंने पूछा आपको चिंता क्या हो रही है? उन्होंने कहा मुझे चिंता यह हो रही है कि कल को अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ब्रांच खोलने जा रही है, तो जितने विद्यालय माने विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सब वहां चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और घर बैठे डिग्री मिलेगी, घर बैठे इम्तिहान देंगे। उनको अमेरिका भी नहीं जाना है, उनको कहीं नहीं जाना है, तो हमारा जेएनयू बंद हो जाएगा, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है, इम्तिहान भी पास करना पड़ता है तब डिग्री मिलती है, यहां तो ऐसी फोकट में मिलने वाली है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? जेएनयू बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, आईआईटीज बंद होते हैं हो जाने दीजिए, आप तो चाहते ही हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हो जाने दीजिए बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई देश तो डूब जाएगा। फिर मैंने पूछा कैसे डूब जाएगा? कि देश को चलाने के लिए कुछ अक्ल वाले लोग तो चाहिए, वो यहीं से निकलते हैं, वो तो निकलने ही बंद हो जाएंगे, फिर तो इस देश में सब लालू यादव और राबड़ी देवी ही आ जाएंगे, वो तो देश को बिहार की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री से कहते क्यों नहीं कि WTO में फिर से निगोशिएशन शुरू कराएं और इन शर्तों को बदलवाएं। ये तो आप फालतू में विधवा विलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप है। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब करना चाहिए था, कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी। अब साइन हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, अब मुझसे पूछ रहे हैं उपाय बताओ। साइन आपने किया, गू आपने किया, मुझसे कह रहे साफ करो, तो थोड़े नाराज हो गए। मैंने कहा देखिए इसमें नाराज होने की बात नहीं है, आप देश के बारे में अगर बहुत गंभीर हैं इन विषयों को लेकर तो सरकार के अंदर पुनः समीक्षा करवाइए WTO एग्रीमेंट की, वरना आप कोई कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने कंडीशन लगाया, वो शिकायत करते हैं आपके खिलाफ। तो इस समय बहुत परेशान है। और परेशान उन्होंने, मैंने पूछा कितने यूनिवर्सिटीज का आ गया है आपके पास प्रपोजल, तो उनका 150 विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रपोजल आ गया है। अब मुझे उनके लिए हर हालत में अगले 3 साल के अंदर जमीन उपलब्ध करानी है और कंसेशनल रेट पर उपलब्ध करानी है, 2 रुपए स्क्वायर फीट, 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। और एक स्कूल तो आ रहा है अमेरिका का, वो अड़ा हुआ है कि हमें बसंत एनक्लेव में जगह चाहिए, दिल्ली में बसंत एनक्लेव। बसंत एनक्लेव की आज की कीमत जो है ना 1 एकड़ की 10 करोड़ रुपए है। वहां वो स्कूल चाहता है, हमको जगह चाहिए और 2-3 रुपए स्क्वायर फीट में ये देनी पड़ेगी इनको। तो ये इससे थोड़ा परेशान है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा आप तो आंख मींच के शुतुरमुर्ग की तरह करिए जो करना है, आंख बंद करिए, हस्ताक्षर करते जाइए जैसे आपकी सरकार करती। ये स्थिति रियलिटी में आई है देश की। तो सर्विसेज के सेक्टर में WTO की कंडीशंस का लागू होना, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी घुसेगा, कुछ भी करेगा। और यहां होने वाला क्या है, तमाशा यह होने वाला है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश इस समय बना हुआ है जहां की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है इस देश में। पढ़े लिखे बेरोजगार
इस देश में आप अगर घूम जाएं पूरे देश में तो आपको 8-10 करोड़ नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, एमबीबीएस है, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ऐसे 8-10 करोड़ नौजवान मिल जाएंगे आपको। पढ़े लिखे बेरोजगारों की कर दी है फौज खड़ी। ये किसी काम पे लगी नहीं है। जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां घूमना शुरू होंगी तो वो इनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे? वो क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किस तरह से करवाएंगे? वो कहेंगे आपको गल्फ जाना है? हां हां जाना है, कौन मना करेगा, आइए 3 महीने के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए। फीस है $1500, $2000, $3000, सब फीस डॉलर में लेंगे, क्योंकि सरकार उनको यह परमिशन देने जा रही है कि वो फीस अपनी डॉलर में ले सकते हैं। रुपए में फीस ना स्वीकार करें, ये उनको अधिकार होगा। तो फीस बनाएंगे $1500, $2000, $3000, $4000। सिखाएंगे क्या? सिखाएंगे ये कि गल्फ में कैसे रहना, कैसे काम करना। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये दरवाजे पे टांगेंगे, इराक में जाने के लिए, ईरान में जाने के लिए, सऊदी अरब में जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए क्रैश कोर्स करिए। जैसे आजकल गांव गांव में है ना, अमेरिकन इंग्लिश बोलने के लिए क्रैश कोर्स करिए। कैसी भीड़ लगी रहती है। और अमेरिकन इंग्लिश के प्रति इतनी दीवानगी कैसे है? कॉल सेंटर खुल रहे हैं, तो कॉल सेंटर में कहीं कहीं गुंजाइश है। अब कॉल सेंटर में उतनी गुंजाइश नहीं है, मान लो 40 लोग चाहिए, तो 40,000 लोग क्रैश कोर्स में लगे हुए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ऐसे ये क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। हिंदुस्तान के जो लड़के लड़कियां हैं वो इतने भोले भाले सीधे साधे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रैश कोर्स हो रहा, बड़ी ऊंची चीज है। चलो भैया $2000 की भी फीस दो, $3000 भी दो, और उस क्रैश कोर्स में बस इतना ही सिखाएंगे, गल्फ में जाना तो कैसे रहना, वहां के नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं, कानून क्या है, व्यवस्था कैसी है, डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है तो कैसे रहना, बक्सा रखने की भी जगह नहीं मिलती है तो बिना बक्से के कैसे रहना, ये सब सिखाते हैं उसमें। एक बार मैं एक क्रैश कोर्स में गया, वो सिखा रहे थे कि दुबई में, अबू धाबी में जाना है, दिल्ली में चलता है। तो मैं बैठ गया उनके यहां पूरे दिन, सवेरे से शाम तक, तो वो यही सिखा रहे थे। दुबई अबू धाबी की हालत है बहुत खराब। ये जो हिंदुस्तानी जाते हैं ना काम करने के लिए मजदूर, आपको यहां लगता है कि बड़े मौज मजे में रहते हैं, मस्ती में, आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे ये जान के कि जो हिंदुस्तानी गल्फ में हैं उनमें 2% के पास अपना घर है बस। 98% डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। डॉर्मेट्रीज माने लाइन के लाइन बने हुए दबड़े, दबड़े कहें, दड़बे कहें, बैरक्स, लाइन के लाइन बनी हुई बैरक्स। और बैरक्स में छोटे छोटे कमरे, और एक कमरे में 6-6 चारपाई। कमरे की साइज 8x8, 64 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट का कमरा, 6 चारपाई। कैसे आएगा? ट्रेन के डिब्बे में कैसे आता है? हां, 3 टायर स्लीपर क्लास देखा है, वैसे ही उनके यहां डॉर्मेट्रीज है। तो 3 टायर स्लीपर क्लास है। अब तकलीफ क्या आती है वहां पे, नीचे का जो है आखिरी बर्थ, उसी के नीचे सामान रखना है और 6 लोगों को रखना है। तो वो क्रैश कोर्स में समझाते हैं भाई अपना बक्सा ऐसे रखना, तो उसमें स्पेस कम कवर होगा, ज्यादा बक्सा लेके नहीं जाना, फिर अपने पास ज्यादा पहनने के कपड़े नहीं रखना, 2 ही जोड़े रखना, नहीं तो रखने की जगह नहीं है। अपना साबुनदानी कहां रखना, जब बाहर जाना तो साबुनदानी को बक्से में बंद करके जाना, क्योंकि बाकी की भी 6 साबुनदानियां वहां रखी हुई हैं। संडास और बाथरूम के लिए जाना है तो टाइम फिक्स कर लेना, हर एक आदमी को 5-5 मिनट सवेरे सवेरे अंदर जाना है तो 5 मिनट आपका फिक्स कर लेना, 5:55 पे आप जाओगे, 6 बजे वो जाएगा, 6:05 पे वो जाएगा, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, बस छूट गई तो इस दिन की पगार कट जाएगी। ये है क्रैश कोर्स। और इसके लिए $1,500, $2,000, $3,000। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतना पागलपन है दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए कि लोग खेत बेच बेच के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले आंध्रा में गया। आंध्रा में एक जिला है कृष्णा। कृष्णा जिले में ऐसे क्रैश कोर्स चलाने वाली कम से कम 150 संस्थाएं और $1200 फीस। 10 दिन का क्रैश कोर्स, 7 दिन का, 8 दिन का, $1200-1500। अगर रुपए में जोड़ दो तो 44 का गुणा कर लो। जो करने वाले हैं क्रैश कोर्स वो कौन है? गांव के गरीब किसानों के बेटे,
या बेटियां जो अपनी जमीन गिरवी रख के पैसा लाए हैं, क्रैश कोर्स करेंगे, फिर वहीं पर एजेंट बैठा है। आपका क्रैश कोर्स पूरा हुआ तो एजेंट कहेगा अब आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, 1.5 लाख रुपए ले आओ। आप लेके दे दो 1.5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लेके, अब मैं आपको भेजने की व्यवस्था कराता हूं। तो उनका वो वीजा बनवाएगा, उसमें कमीशन बाजी, उनको ठेल दिया जाएगा। और ठेलने के बाद क्या होगा, वहां उनको सब दर्शन हो जाते हैं नरक और स्वर्ग के। जो लोग इन एजेंटों के माध्यम से चले जाते हैं 3 साल तक तो वापस नहीं आ सकते, 3 साल वापस नहीं आ सकते। 3 साल लगातार रगड़ना पड़ेगा। काम के घंटे सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक, 12 घंटे से कम काम नहीं। और पेमेंट कितना, दुबई में मुश्किल से 10 या 12 दिरहम मिलता है, 10 या 12 दिरहम मुश्किल से, 1 दिरहम में 12 रुपए कुछ पैसे है, तो 125 रुपए के आसपास मिलता है। खाना इतना महंगा कि उसमें कुछ बच नहीं सकता, और हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं। बीमार पड़ जाओ तो वहां मैंने आंखों से देखा है, मर जाना सस्ता है, बीमार पड़ना मुश्किल है। बीमार पड़ो तो इलाज नहीं करा सकते, मर जाओ तो सस्ता है, और मर गए तो लाश यहां आना उससे भी ज्यादा महंगा है। डेड बॉडी नहीं आ सकती, आएगी तो आपके घर के गहने बिक जाएंगे।